दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो इससे के पहले कि अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखे हैं या फिर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो जाकर के उसे ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें, उसके बाद ये लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का चैप्टर चला था वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 लेक्चर को ले लिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 5वां लेक्चर होने वाला है और कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर भी होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरा देख लिया और इसमें जो बताई गई चीज़ें को अच्छे समझ लिया तो आप लोगों के 4-5 नंबर आराम से इस लेक्चर से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बायोलॉजी का जो चौथा लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसे जाकर के अभी देख लें, क्योंकि उसी को अगर आप लोग समझेंगे यानी कि उसमें जो नियम बताए गए थे, मेंडल के जो नियम थे वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन नियमों को जब आप लोग समझ लेंगे तो उससे आगे का ही ये टॉपिक है, तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक, तो मेंडल ने 3 नियम बताए थे, तीनों नियमों को हम लोगों ने उस वीडियो में कर लिया था, यानी कि पिछले वाली वीडियो में। और आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मेंडल के नियम की जो कमियां थी उनको हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो मेंडल के विचलन यानी डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म था उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी थी या फिर कुछ ऐसे जीव भी थे जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते थे, कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि वंशागति के जो मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके जो 2 महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक होते हैं इसमें, एक अब होता है अपूर्ण प्रभाविता, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और एक और होता है सहप्रभाविता। अगर इन दोनों टॉपिक को पढ़ लिए आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से, तो आप लोगों के 5 नंबर आराम से कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, तो देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से नोट्स को बनाया गया है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चैनल मतलब कि अपना जो वीडियो शो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद के विचलन के बारे में, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। तो ये क्या चीज़ होती है यही हम लोग को समझना है इस पूरे वीडियो के अंतर्गत। तो सभी जीवों की जो वंशागति होती है वो मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती, यानी कि जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे उसी के अनुसार सभी जीवों की वंशागति नहीं होती है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी वंशागति इनसे अलग होती है। तो परंतु कई लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की जो वंशागति होती है उसे हम लोग नॉन मेंडलिज्म यानी कि नॉन मेंडलिज्म वंशागति कहते हैं। इसके निम्न उदाहरण हैं। अब जो उदाहरण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला उदाहरण कौन सा है? पहला उदाहरण है आपका अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला हम लोगों ने जो मेंडल का नियम पढ़ा था वो क्या था? प्रभाविता का नियम था, जो कि डोमिनेंस का था। और लेकिन ये वही उसी नियम का क्या है? अपवाद कह सकते हैं। ये क्या है? अपूर्ण प्रभाविता है। ठीक, तो ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो इसे आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपूर्ण प्रभाविता थी यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी, इसकी खोज की थी कार्ल कॉरेंस ने। ठीक, नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? गुलाबास का एक पौधा होता है उसके अंदर ही इन्होंने क्या कहा था? अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। यानी कि जो गुलाबास का जो पौधा होता है उसके फूल में इन्होंने क्या किया था? अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। अब ये अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है सब हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहना है। तो उसके बाद में फिर क्या है? गुलाबास का पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो आप लोग को ध्यान रखना है। अगर ये अपूर्ण प्रभाविता आता है तो इसमें आप लोग को ये भी लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड परीक्षा में। तो गुलाबास पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मिराबिलिस जलापा। ठीक, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है इसकी परिभाषा किस प्रकार से आप लोग दे सकते हैं। ठीक, तो जब 2 अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। ठीक, सबसे पहला जो मेंडल का नियम आपने पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें एक जोड़ी उपलक्षण, एक ही जैसे उपलक्षण का क्या करा रहे थे हम लोग? संकरण करा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है? जब 2 अलग अलग यानी कि जो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है? ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रभाविता का जो नियम होता है उसमें क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता में ना ही प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देंगे। यानी समझने का प्रयास कीजिएगा, ना ही प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे प्रथम पीढ़ी में, ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, बल्कि दोनों के लक्षणों के मध्य के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देंगे। ठीक, तो अगर हम लोग इसको बना करके समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो गुलाबास का पौधा होता है उसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक होता है आपका लाल पुष्प, एक होता है आपका सफ़ेद पुष्प। जनक ये होते हैं। ठीक, तो इनको हमको क्या कराना है? संकरण कराना है। तो लाल पुष्प को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल डबल R कर देंगे यहाँ पर, और सफ़ेद पुष्प को हम लोग
स्मॉल आर से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल आर हो जाएगा स्मॉल लेटर में, ठीक। युग्मक यहाँ से बनेगा तो यहाँ से एक कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, यहाँ से युग्मक बनेगा तो एक स्मॉल आर बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका युग्मक बन गए। अब जब इनके बीच में क्या कराएंगे, संकरण जब हम लोग कराते हैं तो जो हमारी प्रथम पीढ़ी आती है, ठीक, उसमें क्या होता है, ना लाल पुष्प बनते हैं ना ही सफ़ेद पुष्प बनते हैं, उसमें गुलाबी पुष्प बन जाते हैं। यानी कि जितने भी पौधे आपके बनते हैं, जितने भी फूल बनते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, 100% गुलाबी, यानी कि गुलाबी ही पुष्प बनते हैं, ना लाल बनेगा ना सफ़ेद बनेगा। और इस प्रकार से आपका कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा और ये बनेगा क्या, गुलाबी पुष्प बनेगा। यानी कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी में जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का संकरण कराते हैं गुलाबास के पौधे के, तो क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आती है उसमें सभी पुष्प कैसे हो जाते हैं, गुलाबी पुष्प हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि अपूर्ण प्रभाविता का सेकंड जनरेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो सेकंड जनरेशन को हम लोगों को भी समझना चाहिए ताकि आप लोगों का एक भी नंबर यहाँ से कटे नहीं, ठीक। तो सेकंड जनरेशन किस प्रकार से होती है, अब हम लोग को क्या करना है, जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसी के साथ क्या कराएंगे, स्वासंकरण करा देंगे और आपकी सेकंड जनरेशन निकल करके आ जाएगी। तो ये पेज आपका हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और आपको वहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका सेकंड पेज, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपका आया था निकल करके गुलाबी पुष्प में, तो इसका अब हम लोग को क्या करना है, संकरण करा देना उसी के जैसे पुष्प के साथ, ठीक। तो जब उसका उसी के साथ संकरण हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक देखने को मिलेंगे। यानी पहले से 2 युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यानी कि दोनों से मिलाकर के 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगर इसे हम लोग नर युग्मक माने, इसे मादा युग्मक माने, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर को ऊपर लिखेंगे, चौखाना बनाएंगे। चौखाना जो होता है पुनेट चौखाना, इसको आप लोग जरूर बनाएंगे। अगर सेकंड पीढ़ी की बात आती है तो उसमें आपको चौखाना बना करके ही करना होता है, ठीक। उसके अंदर फिर जो आपका मादा युग्मक अगर इसे हम लोग मानते हैं तो इसको हम लोग इस साइड में लिख देते हैं, ठीक। अब हम लोग को क्या कराना है, अब हम लोग को क्रॉस कराना है। तो कैपिटल आर को यहाँ से कैपिटल आर से कराएंगे तो क्या यहाँ पर निकल करके आएगा, आर प्लस आर, मतलब कि कैपिटल आर, ठीक। अब क्या कराएंगे हम लोग, इसको कैपिटल आर को स्मॉल आर से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये बचा आपका स्मॉल आर नीचे, अब इसको फिर इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इसको इससे कराएंगे तो अब जाएगा स्मॉल आर, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों का निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या रेशियो निकल करके आएगा, फिनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करें, यानी कि कितने पौधे आपके कैसे होंगे, गुलाबी होंगे, कितने पौधे आपके लाल होंगे और कितने पौधे आपके सफ़ेद होंगे, ठीक। तो लाल पौधे की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हो कैपिटल आर कितने हैं, 1। तो कितना हो गया रेशियो आपका, कैपिटल आर यानी कि लाल पौधे का 1 हो गया। दूसरा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि ये गुलाबी पौधा है, और यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि गुलाबी पौधे का रेशियो कितना हो गया, 2। उसके अंदर फिर अगर हम लोग सफ़ेद पुष्प की बात करें तो उसका रेशियो कितना हो गया, 1, यानी कि 1 ही तो सफ़ेद पुष्प है। उसके अंदर फिर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो भी आपका इसी प्रकार से होगा, यानी कि जो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो सेम होगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपूर्ण प्रभाविता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोगों को करना था, ठीक। तो सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। अब हम लोगों की बारी आती है इसका जो नेक्स्ट टर्म है यानी कि सह प्रभाविता है, उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो अगर आता है आपका अपूर्ण प्रभाविता, आप लोग पूरा ये सब चीज़ें लिख देंगे तो आप लोग को पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग सह प्रभाविता की ओर बढ़े तो हमारा जो सह प्रभाविता होता है, जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा था, अपूर्ण प्रभाविता में जो फर्स्ट पीढ़ी आ रही थी उसमें ना ही प्रभावी लक्षण आ रहे थे ना ही अप्रभावी लक्षण आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सह प्रभाविता होती है इसमें क्या होता है, दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। यानी कि जो दोनों उपलक्षणों के जो जीन्स होते हैं प्रथम पीढ़ी जब आती है तो उसमें दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, इसे हम लोग सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप लोग देखें, पशुओं के त्वचा के अगर बालों के रंग की हम लोग बात करें, अगर उनके बालों के रंग के लिए अगर हम लोग संकरण कराएं तो हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी, ये चीज़ हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है एक लाल भूरे बालों वाला, क्या लेना है, मान लो एक गाय ले लेते हैं हम लोग, एक लाल भूरे रंग के बाल वाली जो गाय है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वो अगर इसको इस प्रकार से लिखा जाए तो R1 हो जाएगा, ठीक। वहीं पे अगर एक सफ़ेद गाय ले लें, सफ़ेद रंग के बाल वाले की गाय ले लें तो उसका क्या हो जाएगा, R2। तो इनके बीच में जब हम लोग संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी जब आएगी तो उसमें क्या होगा, इसमें आपके चितकबरे पशु उत्पन्न होंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें चितकबरे पशु उत्पन्न होते हैं, ठीक। वहीं पे अगर F2 पीढ़ी में बात करें तो F2 पीढ़ी में रेशियो जो आपका होता है भूरे सफ़ेद चितकबरे, यानी कि तीनों प्रकार के, यानी कि लाल भूरे भी निकलते हैं पशु, और वहीं पे श्वेत रंग यानी कि सफ़ेद रंग के भी पशु आते हैं, और वहीं पे चितकबरे भी पशु आते हैं, ठीक। तो ये आपका सह प्रभाविता का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर बात करें, यानी कि फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो भी आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप लोग इसे बनाना चाहें तो जिस प्रकार से हम लोग संकरण कराते हैं उस प्रकार से आप लोग इनको और इनको आपस में संकरण करा करके देख सकते हैं, ठीक।
फिलहाल मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो ये फिनोटाइप रेशियो 1:2 1:1, इसी प्रकार से जीनोटाइप रेशियो भी आपका हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा उदाहरण की बात करें। ये दूसरा जो उदाहरण है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रुधिर वर्ग के लिए, तो आप लोग को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति किस प्रकार से होती है, ये हम लोग को समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रक्त होता है वो रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है AB और एक होता है O। ए बी के जो अगर हम लोग रुधिर वर्ग के एंटीजन की बात करें तो ए का होता है ए, बी का बी और ए बी का ए और बी, और ओ का क्या होता है कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें होता ही नहीं, एंटीजन होता ही नहीं है। वहीं पे एंटीबॉडी की बात करें तो बी ए, इसमें क्या होता है कि जो आपका एंटीबॉडी होती है ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है। वहीं पे ओ में ए और बी दोनों होता है। ठीक, वहीं पे अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपको याद करना है, जो जीनोटाइप रेशियो होता है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जीनोटाइप रेशियो का आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम लगेगा। तो इसलिए इनको चीज़ों को समझना है। लास्ट में क्वेश्चन में करा करके बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो जीनोटाइप रेशियो में आप लोग देखेंगे तो ए का जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा ए मतलब आई मतलब आई कैपिटल ए या फिर आई कैपिटल ए आई। ठीक, आई कैपिटल ए स्मॉल आई। ठीक, वहीं पर अगर बी का हम लोग जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा आई कैपिटल बी उसका फिर या फिर कैपिटल आई बी और या फिर स्मॉल आई। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना है। फिर क्या है आई बी, फिर लास्ट वाले में जो ओ है उसमें क्या है आई। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ याद कर लेनी। ठीक, ये जो चीज़ है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान रख लोगे तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि मान लीजिए कि आपका जो माता है, माता का जो रुधिर वर्ग है, अगर इसको हम लोग इस प्रकार से रख लें, माता का जो रुधिर वर्ग है, माता और पिता का रुधिर वर्ग हम लोगों को किस प्रकार से निकालने को आता है। अगर मान लें कि माता का रुधिर वर्ग कहता है AB और पिता का रुधिर वर्ग कहता है O, तो जो संतान होगी उसका रुधिर वर्ग क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक, पिता का रुधिर वर्ग कितना है O है। ठीक, तो हम लोग को बताना है जो संतान होती है, संतान के अंतर्गत संतान में कौन सा रुधिर वर्ग स्थानांतरित होगा। ठीक, संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, यही आप इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होगा माता का रुधिर वर्ग जो होगा O कर देगा या फिर AB कर देगा या फिर A कर देगा, इसी प्रकार से पिता का भी चेंज करता रहेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो जब आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो AB का क्या होता है जीनोटाइप, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB का जीनोटाइप क्या होता है। AB का जीनोटाइप यहाँ से देखेंगे आप लोग तो IA और IB होता है। ठीक, AB का जीनोटाइप रेशियो यही तो होता है, आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा AB का। वहीं पर अगर हम लोग O की बात करें तो O का जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो II होता है। ठीक, I और I यानी कि स्मॉल आई होता है। ठीक, अब इसको हम लोग को किस प्रकार से करना है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, उसका ना फिर जो चीज़ निकल करके आएगी वही आपका जो संतान होगा उसका रुधिर वर्ग होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है, क्या चौखाना बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक, तो चौखाना हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लोग इस चीज़ को लिख देंगे, यानी कि IA लिख देंगे और IB लिख देंगे। ठीक, IA IB और यहाँ पर यहाँ वाला यहाँ पर यहाँ पर। ठीक, तो इसको इससे जब हम लोग कराएंगे तो क्या आएगा आपका IAI। ठीक, और फिर इसको इससे कराएंगे तो फिर क्या आएगा IBI। ठीक, फिर क्या होगा, फिर इसको इससे कराएंगे तो वही चीज़ आएगी IAI और फिर इसको इससे कराएंगे तो फिर क्या आएगा IBI। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो IAI है वो किसका है जीनोटाइप रेशियो, A का है, यानी कि A हो गया यहाँ से, और IBI किसका रेशियो है B का, यानी कि B। ठीक, तो जो संतान होगी उसमें कैसा होगा, उसमें या तो A होगा या फिर B होगा, यानी कि A और B दोनों में से कोई भी रुधिर वर्ग हो सकता है। ठीक, तो A और B दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी कि A भी हो सकता है B भी हो सकता है। ठीक, तो संतान में कैसा कैसा रुधिर वर्ग आपके जाएगा, अगर माता का रुधिर वर्ग AB है और पिता का वो है तो संतान में या तो A जाएगा या तो B जाएगा। और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो पॉसिबिलिटी आपकी 50-50% की पॉसिबिलिटी, यानी कि हो सकता है 50% चांस इसके भी हैं और 50% चांस इसके भी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग IA का एक बॉक्स और IA का एक बॉक्स, यानी कि 2 बॉक्स IA का है और दूसरा बॉक्स है आपका IBI का, यानी कि 2 बॉक्स IBI का और 2 बॉक्स ही आपके हैं IA का, यानी कि 50-50 चांस है कि जो संतान होगा उसमें A का या फिर B का रुधिर वर्ग जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।